वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हिस्ट्री का क्लास देख रहे हैं। हिस्ट्री के क्लास में हम लोग पिछले क्लास में सिंधु सभ्यता को देखे थे और आज के क्लास में भी सिंधु सभ्यता के इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में यह कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में। पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में है। और ये भारत में सबसे बड़ा स्थल, कौन है? तो राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी। और यह कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो यह दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का दो प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन? लोथल और सुरकोतदा। प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुरकोतदा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख फसल सिंधु सभ्यता के क्या था? गेहूं और जौ। उसके बाद देखेंगे तौल की इकाई क्या थी? 16 अनुपात का। 16 के अनुपात की थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ के लोग 2 पहिया और 4 पहिया का जो उपयोग करते थे वह क्या चीज़ का करते थे? बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी। 2 और 4 पहिया। 2 और 4 पहिया के लिए क्या क्या चीज़ का उपयोग करते था? बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का। और उसके बाद इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। क्या चीज़ का? शहद का। और यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानता था। उर्वरता की देवी किसे मानता था? धरती को उर्वरता के देवी मानता था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन था। इसी सिंधु सभ्यता से ही वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन था। तो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें देखें कि सबसे बड़ा स्थल कौन था सिंधु सभ्यता का? तो मोहनजोदड़ो। और उसके बाद देखें कि भारत में सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी हुआ। और उसके बाद देखें प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोतदा हुआ। और प्रमुख फसल सिंधु सभ्यता का गेहूं और जौ हुआ। और उसके बाद तौल की इकाई इसका क्या था? 16 के अनुपात में तौला जाता था। और उसके बाद 2 पहिया और 4 पहिया के रूप में बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। और उसके बाद देखें कि मिठास के लिए सैधववासी शहद का प्रयोग करते थे। और उर्वरता के देवी यानी कि धरती को माना। और उसके बाद हम लोग देखें कि वृक्ष पूजा और शिव पूजा का प्रचलन सिंधु सभ्यता से ही है। इसका चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। रुक दीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता के लोग कुबड़ वाले साड़ को अधिक पूजनीय मानते थे। कुंवर वाले साड़ को
अधिक पूजनीय मानते थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता के जो नगर की खुदाई हुआ उससे मंदिर का अवशेष नहीं मिला। मंदिर का अवशेष, मंदिर का अवशेष नहीं मिला। मंदिर का अवशेष नहीं मिला, लेकिन स्त्री मूर्ति अधिक मिलने से मातृसत्तात्मक यानी कि स्त्री मूर्ति अधिक मिलने से, स्त्री मूर्ति अधिक मिलने से यह सभ्यता मातृसत्तात्मक कहलाई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सैंधववासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। मछली पकड़ना, चौगान खेलना, पासा खेलना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, लड़ाने की प्रथा थी। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति दोनों प्रथा प्रचलित थी। दोनों प्रथा प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सबको एवं दफनाने दोनों प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे यह जो सभ्यता थी गैर आर्य सभ्यता थी। गैर आर्य सभ्यता थी, मतलब आर्य को आने से पहले यह सब भी सभ्यता चल रही थी। उसके बाद हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के समांतर, सिंधु सभ्यता के समांतर मिस्र की सभ्यता चल रही थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कह दे कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के व्यू से वह सारी पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग देखें इस सभ्यता में कुबड़ वाले साड़ अधिक पूजनीय थी। उसके बाद हम लोग देखें इसमें इस सभ्यता के नगरों से मंदिर का अवशेष नहीं मिला। उसके बाद हम लोग देखें यह सभ्यता में अधिक स्त्री मूर्ति मिलने से मातृसत्तात्मक होने की प्रमाण मिलती है। उसके बाद हम लोग देखें मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछलियों को आपस में लड़ाते थे, पासा खेलते थे। उसके बाद पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौगान खेलते थे। उसके बाद हम लोग देखें कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों प्रथाएं यह सभ्यता में प्रचलित थी। उसके बाद शव को गाड़ने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह जो सभ्यता थी आर्य से पहले की सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के समांतर मिस्र की सभ्यता थी। और सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उसको कवर किए। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की ओर चलते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की ओर चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और उसके उत्खननकर्ता भी दयाराम सहनी हुए। उत्खननकर्ता और खोजकर्ता दोनों कौन हुए? दयाराम सहनी।
और यह जो उत्खनन किए वह जॉन मार्शल के निर्देश पर किए थे। अब हम लोग देखेंगे इसमें, यह रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, और उसके बाद यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में पड़ता है। और इसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसका काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। इसका काल कहाँ तक है? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका मुख्य जो अवशेष मिले हैं उससे प्रश्न अधिक आते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं अवशेष अब क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पे एकदम विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। कुम्हरार का चाक, क्या मिला? कुम्हरार का चाक। उसके बाद हम लोग देखें अन्नागार, और उसके बाद हम लोग देखें श्रमिक आवास, यानी कि अन्नागार में अगर काम करेगा तो श्रमिक रहेगा, और श्रमिक को रहने के लिए 2 रूम वाला एक बैरक मिला था। क्या मिला था? 2 रूम वाला बैरक, यानी कि श्रमिक आवास मिला था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी अन्नागार में गेहूं और जौ इसके दरार में मिला था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मारती देवी के मूर्ति, लकड़ी का ओखला मतलब धान जिसमें कुटता था, लकड़ी का बना हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ताबूत, हाथी की खोपड़ी, और एक इम्पोर्टेंट बात, स्वास्तिक चिन्ह। और यह स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता था? तो देखिएगा कि घर में बना हुआ रहता है इस तरह का, ये इसी को स्वास्तिक चिन्ह बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे मोहर को देखेंगे। मोहर, हड़प्पा के मोहर कैसा था? मोहर तो बर्गाकार, और इस पे गाय या घोड़ा का अंकन नहीं था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनके मोहर पे एक श्रृंगी वाले जानवर का चित्र अंकन है, यानी कि अधिकांश मोहर पे इनका एक श्रृंगी यानी एक सिंह वाले जानवर का चित्र अंकन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांस्य दर्पण, यानी कि कांसा का दर्पण। उसके बाद हम लोग देखेंगे शंख का बैल, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल इसी काल में मिला था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांसा से निर्मित खिलौना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह हम लोग देखेंगे। इस युग को कहा जाता है कांस्य युग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण इसी काल में किया गया था, इसीलिए इस युग को कांस्य युग कहा गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था उसी को हम लोग देखें, जो एग्ज़ाम के व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें
कि हड़प्पा जो काल है इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा और उत्खनन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन मार्शल के निर्देशानुसार किया गया था। और उसके बाद हम लोग देखें कि यह जो हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में मोंटगोमरी ज़िला में है। उसके बाद हम लोग इसका जो अवशेष मिला वह इम्पोर्टेंट जो जिससे एग्जाम में आता है वह सारी को देखे हैं। इसमें देखें कि कुम्हरार के चाक, उसके बाद अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, ताबूत, और उसके बाद हाथी का खोपड़ी, स्वास्तिक चिन्ह, और उसके बाद मोहर इसका जो था वह कैसा था, वर्गाकार, और इसमें गाय और घोड़ा का कहीं अंकन नहीं है। इसमें एक श्रृंगी वाले पशु का अधिकतम चित्र मिलता है इसके मोहर पे। और उसके बाद देखेंगे कि कांस्य से दर्पण, और इसके उत्खनन से शंख का बैल मिला, मछुआरों का चित्र मिला, कांस्य से निर्मित खिलौना मिला, और उसके बाद पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति भी मिला। जो इम्पोर्टेंट है वह सारी को हम लोग कवर किए। और आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में मोहनजोदड़ो को देखेंगे। और यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।